दोस्तों, ये वीडियो एक वास्तविक और बेहद संवेदनशील अपराध की घटना पर आधारित है। इसमें नाबालिग पीड़िता शामिल है, इसलिए कुछ हिस्से परेशान करने वाले हो सकते हैं। दर्शक विवेक का उपयोग करें। हमारा उद्देश्य सिर्फ जागरूकता फैलाना और न्याय की आवाज उठाना है। 15 सितंबर 2025 को उत्तराखंड के एक छोटे से गांव अमियावाला में दिन दहाड़े एक 12 साल की मासूम बच्ची के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अपराधी कोई और नहीं बल्कि उसका अपना चचेरा भाई होगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस रिश्ते पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है वही रिश्ता सबसे बड़ा खतरा बन जाए। एक 12 साल की मासूम बच्ची अपने ही घर के पास अमरूद तोड़ने गई थी और फिर वो कभी वापस नहीं लौटी। आज की इस सच्ची घटना में हम बात करेंगे उत्तराखंड के उस दिल दहला देने वाले केस की, जहां अपराधी कोई अजनबी नहीं बल्कि पीड़िता का चचेरा भाई निकला। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। आपका सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 12 वर्षीय लड़की घर के नजदीक बगीचे से अमरूद तोड़ने गई थी। उसी समय 20 वर्षीय राजीव भी वहां पहुंच गया। अकेले में चचेरी बहन को देखकर उसकी नीयत डोल गई। इसके बाद राजीव ने लड़की के साथ न सिर्फ दरिंदगी किया बल्कि बर्बरता की ऐसी हदें भी लांघ दी कि सोचने पर मजबूर कर देती है। राजीव कश्यप और उसके सभी दोस्त कुमारे थे। उन्हीं दोस्तों में से कुछ को गंदी रील की फोटो और वीडियो देखने का शौक था। एक बार दोस्तों के सहारे उसे भी ये सब देखने का चस्का लगा तो वो उन सब का आदी हो गया, जिसके कारण वो हमेशा ही गंदी सीन देखने को बेताब रहता था। गांव में आज भी अधिकांश बुजुर्ग औरतें खेतों में खुले में ही शौच करना पसंद करती हैं। गांव में राजीव का घर ही ऐसे मोड़ पर था जहां से हर रोज गांव की अनेक महिलाएं शौच करने जाती थीं। 20 वर्षीय राजीव के दिमाग में एक बार गंदगी पैदा हुई तो वो अपने घर के पास से निकलने वाली महिलाओं का पीछा करने लगा था, जिसके कारण वो बुरी लत में फंस गया। हालांकि लड़की 12 साल की बच्ची थी, वो उसकी चचेरी बहन भी थी, लेकिन उसके गलत विचारों के आगे रिश्ता भी कमजोर पड़ने लगा था। लड़की सीधी साधी थी, दुनियादारी से उसका अभी कोई विशेष परिचय भी नहीं था, लेकिन राजीव अपने पवित्र रिश्तों को भूल चुका था। राजीव जानता था कि उसकी चाची सुबह ही काम करने निकल जाती थी। उसका चाचा पहले ही जेल जा चुका था। देवेंद्र के चारों बच्चे स्कूल चले जाते थे। स्कूल से लौटने के बाद मंजू के चारों बच्चे ही घर पर अकेले रहते थे। उसी दौरान राजीव बच्चों के साथ आकर टाइम पास करने लगा था। उसी दौरान प्रियंका को देखते ही उसकी नीयत खराब हो गई थी। दोस्तों, हमने बच्ची का नाम बदल दिया है नाबालिग होने की वजह से। तो वो लड़का अपनी बहन पर नीयत खराब होते ही वो उसके पीछे पड़ गया। फिर वो मौके की तलाश में जुट गया। वो उसकी हरकतों पर नजर रखने लगा था। 15 सितंबर 2025 को भी राजीव अपने कमरे में लेटा हुआ गंदी रील देख रहा था। रील देखते ही देखते वो अचानक उठा और फिर वो अपने खेतों के पीछे अपने चाचा के बगीचे की ओर बढ़ गया। उसी दौरान उसकी नज़र बगीचे में अमरूद के पेड़ के पास खड़ी प्रियंका पर पड़ी। प्रियंका पेड़ पर अमरूद खोज रही थी, लेकिन उसे पेड़ पर कोई अमरूद नहीं दिखाई दे रहा था। तभी राजीव प्रियंका के पास पहुंचा। उसने उसे देखकर मुस्कुराते हुए पूछा कि वो क्या देख रही है और क्या उसे अमरूद चाहिए। प्रियंका ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि हाँ, वो अमरूद देखने आई थी, लेकिन ये पेड़ तो पूरी तरह खाली लगता है। प्रियंका को उस सुनसान जगह पर अकेली देखकर राजीव के मन में कामुक विचार जाग उठे। दोपहर का समय था। गांव में ज्यादातर लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे। चारों ओर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था और दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। इस सुनसान मौके का फायदा उठाते हुए राजीव ने प्रियंका से कहा कि अगर उसे पके अमरूद खाने हैं तो उसके साथ चले। पास के एक खेत में अमरूद का पेड़ है जहां काफी सारे पके अमरूद लगे हैं। वहां से वो उसे तोड़कर दे देगा। राजीव की बात सुनते ही प्रियंका अमरूदों के लालच में उसके पीछे पीछे चल दी। वहां से कोई 150 मीटर दूर जाने के बाद राजीव ने मौका पाते ही प्रियंका को गन्ने के खेत में खींच लिया। फिर उसने उसका मुंह बंद करते हुए उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। राजीव इस वक्त 20 वर्ष का था, जबकि प्रियंका उसकी उम्र से लगभग आधी उम्र की थी। वो किसी भी सूरत में उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। वो इतनी नादान थी कि उसके मंसूबों को भी नहीं समझ पाई थी। फिर भी उसने उसका विरोध किया तो राजीव अपनी हैवानियत पर उतर आया। राजीव ने प्रियंका का गला दबाकर उसको बेहोश कर दिया। फिर उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद उसका एक हाथ भी मरोड़कर तोड़ डाला था।
उसकी पहचान उजागर होने के डर से उसने प्रियंका की हत्या करने के बाद उसके शरीर पर कई जगह ब्लेड से बुरी तरह से जख्मी कर डाला, जिसके कारण उसकी आंत तक दिखाई देने लगी थी। अपनी बहन के साथ दरिंदगी दिखाने के बाद वो सीधा अपने घर चला गया। हर रोज की तरह 15 सितंबर 2025 को घर से निकली प्रियंका जब देर शाम तक वो अपने घर वापस नहीं लौटी तो उसकी मम्मी मंजू देवी को चिंता होने लगी। वो सोचने लगी, प्रियंका को तो इस वक्त तक घर आ जाना चाहिए था, आखिर वो आज कहाँ रह गई। वो उसकी तलाश में निकल पड़ी। सबसे पहले मंजू देवी ने अपने भतीजे राजीव कश्यप से ही प्रियंका के बारे में जानकारी ली। राजीव ने अपनी चाची को बताया कि उसने प्रियंका को काफी समय से नहीं देखा। उसकी छोटी चाची ने उसे बुलाया था, लेकिन वो तो वहां से अपने घर चली गई थी। राजीव की बात सुनने के बाद मंजू ने अपनी देवरानी से फोन करके प्रियंका के बारे में पूछा तो देवरानी ने बताया कि उसने तो आज उसे बुलाया ही नहीं था। उसके बाद मंजू ने कई लोगों से बेटी के बारे में जानकारी ली, लेकिन सब ने ना में ही उत्तर दिया। इस सब जानकारी के बाद मंजू परेशान हो उठी। तब तक उसका भतीजा राजीव भी उसके घर पहुंच गया था। प्रियंका के घर से अचानक गायब होने की सूचना पर गांव के कई लोग भी मंजू के घर पर आ पहुंचे थे। गांव वालों को लेकर उसने प्रियंका की तलाश शुरू की, लेकिन उसका कहीं भी अता पता नहीं चल सका। राजीव ने गांव वालों को बताया कि कुछ समय पहले घर के पास खेतों से एक बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन वो बच्ची कौन थी उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं। गांव वालों ने राजीव के बात सुनने के बाद खेतों में प्रियंका को तलाशना शुरू कर दिया। तभी एक व्यक्ति की नजर गन्ने के खेत में चित अवस्था में पड़ी प्रियंका पर पड़ी। उसके शोर मचाते ही गांव के अन्य लोग भी वहां आ गए। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। उसे इस तरह से खेत में पड़े देख मंजू के तो होश ही उड़ गए। बेटी को देखकर उसकी चीख निकल गई। किसी दरिंदे ने उसको बुरी तरह से मारकर छोड़ दिया था। आनन फानन में स्थना घटना पर सारा गांव आ गया। तुरंत ही इस दर्दनाक वारदात की सूचना मोबाइल द्वारा पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही जसपुर कोतवाल राजेंद्र सिंह डांगी पुलिस बल के साथ अमियावाला गांव पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल की बारीकी से जांच पड़ताल की। पुलिस ने गांव वालों की मदद से किशोरी को सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर आशु सिंघल ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर आशु सिंघल ने बताया कि किशोरी के पेट के बाएं हिस्से पर किसी धारदार हथियार से वार किया गया था, जिसके कारण उसकी आंतें भी बाहर निकल आई थीं। उसी के कारण उसकी मौत हो गई थी। किशोरी का बायां हाथ भी टूटा हुआ था। उसके कपड़े भी खून से लथपथ थे। साथ ही उसके गुप्तांग से अत्यधिक रक्तस्राव हुआ था, जिससे साफ साबित होता था कि किसी दरिंदे ने किशोरी के साथ दरिंदगी कर उसकी हत्या कर डाली थी। ये मामला था उत्तराखंड राज्य के जिला उधम सिंह नगर के कस्बा जसपुर का। जसपुर से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर ठाकुरद्वारा रोड गांव तालबापुर के नजदीक पड़ता है एक गांव अमियावाला। इसी गांव में रहता था रतन सिंह का परिवार। रतन सिंह के 2 बेटे थे, देवेंद्र सिंह और राजेंद्र सिंह। देवेंद्र बड़ा था, वो ड्राइवर था। कई साल पहले वो अफीम बेचने के आरोप में जेल गया था। देवेंद्र का छोटा सा परिवार था, पति पत्नी और 4 बच्चे। प्रियंका देवेंद्र की ही बड़ी बेटी थी। देवेंद्र के जेल चले जाने के बाद उसके बच्चे आर्थिक तंगी से गुजरने लगे थे। देवेंद्र के पास अपनी जुतासे की जमीन नहीं थी, जिसके कारण उसके जेल जाने पर परिवार पर अचानक मुसीबत आ खड़ी हुई। तो मंजू देवी ने लोगों के घरों में साफ सफाई और खाना बनाने का काम शुरू कर दिया था, जिसके कारण वो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर खाने पीने की व्यवस्था खुद ही करती थी। प्रियंका घर में सबसे बड़ी थी। वो गांव के ही सरकारी स्कूल में कक्षा 8 में पढ़ती थी। पढ़ाई के साथ साथ वो अपने घर का सारा कामकाज भी देखती थी। घर के पीछे बने बगीचे में जाने के दौरान ही किसी दरिंदे ने बच्ची के साथ कुकर्म कर उसकी निर्ममता के साथ हत्या कर डाली। दिन दहाड़े हुए इस दर्दनाक घटना की जानकारी मिलते ही पूरे गांव व आसपास में सनसनी फैल गई। आक्रोश से भरे लोगों का जमघट सरकारी अस्पताल में जुट गया। उसके बाद जैसे ही पुलिस ने उस बच्ची की लाश की अगली कार्रवाई के लिए अपना कदम उठाया तो वहां पर मौजूद भीड़ भड़क उठी। मौजूद लोगों ने उस बालिका की लाश का पंचनामा भी नहीं भरने दिया। सरकारी अस्पताल के आगे पूरा रास्ता बंद कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोगों की यही मांग थी कि आरोपी का तुरंत पता लगाने के बाद उस पर जल्द कार्रवाई हो। इस घटना की जानकारी मिलते ही विधायक आदेश चौहान, पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन, भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज पाल, उत्तराखंड आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष दर्जा राज्य मंत्री विनय रोहेला,
नगरपालिका अध्यक्ष नौशाद सम्राट आदि ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए बालिका की हत्या के आरोपियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की। धरना प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। एसएसपी मणिकांत मिश्रा के आदेश पर सीओ दीपक सिंह, एसपी निहारिका तोमर, एसपी अभय प्रताप सिंह तुरंत ही मौके पर पहुंचे। पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे किसी भी कीमत पर पुलिस की बात मानने को तैयार नहीं थे। तब काशीपुर एसपी अभय प्रताप ने लोगों को समझाते हुए जानकारी दी कि घटना की रिपोर्ट दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। उसके बाद बालिका के शव का वीडियोग्राफी के साथ डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराया जाएगा। उस दौरान जेल में बंद बच्ची के पिता को जेल से बुलाने की मांग भी उठी। उसके बाद देर रात किशोरी के शव को काशीपुर की मोर्चरी में रखने के लिए भेज दिया गया। इस सब कार्रवाई के बाद एसपी अभय प्रताप सिंह ने इस घटना के खुलासे के लिए 10 पुलिस टीमें गठित कर साफ साफ निर्देश दिए कि अपराधी किसी भी कीमत पर बच ना पाए। फिर पुलिस ने गांव में डोर टू डोर पूछताछ करने के साथ ही आपराधिक गतिविधियों में लिप्त युवकों की लिस्ट बनाई। फिर उन्हें पुलिस थाने ले जाकर कड़ी पूछताछ की। उसके साथ ही एसपी अभय प्रताप सिंह, सीओ दीपक सिंह और एसपी निहारिका तोमर के निर्देशन में गठित टीमों ने फोरेंसिक विशेषज्ञों, मोबाइल फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड की मदद से घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। खोजी कुत्ते को घटनास्थल सूंघाकर छोड़ा गया तो वो सीधा मृतका के घर पहुंचा। उसके बाद वो उसके परिवार के सदस्य मोहन सिंह के घर जाकर ठहर गया, जहां पर उसका बेटा राजीव मौजूद था। खोजी कुत्ते ने राजीव के कपड़े सूंघे तो पुलिस हैरत में पड़ गई। लोग विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि चचेरा भाई ही उसकी हत्या में शामिल हो सकता है। खोजी कुत्ते की प्रतिक्रिया देखकर गांव के लोग ही उसके पक्ष में आ खड़े हुए। लोगों का कहना था कि राजीव उसका चचेरा भाई है, वो उस मासूम के साथ ऐसी दरिंदगी कैसे कर सकता है। तभी जानकारी मिली कि प्रियंका की हत्या के बाद से ही राजीव अपने फैमिली वालों को जानकारी दे रहा था कि पास के गन्ने के खेत से किसी के बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी, लेकिन उसके फैमिली वालों ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया था। इस जानकारी के बाद पुलिस ने राजीव को हिरासत में ले लिया और कोतवाली में उससे सख्ती से पूछताछ की तो वो बुरी तरह से घबरा गया। पहले तो उसने पुलिस को कुछ भी नहीं बताया, लेकिन वैज्ञानिक साक्ष्यों के सामने वो टूट गया। उसने पुलिस के सामने अपना अपराध कबूल कर लिया। उसने स्वीकार कर लिया कि उसी ने प्रियंका के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या की थी। हत्या करने के बाद वो पूरी तरह से उसके परिवार वालों के साथ बना रहा ताकि उस पर किसी तरह का शक न हो। पुलिस को यह भी पता चला कि राजीव पर पहले ही जसपुर कोतवाली में 19 अगस्त 2025 धारा 115(1), 351(2), 352 BNS के तहत एक रिपोर्ट दर्ज है, जिसकी जांच के दौरान पता चला था कि आरोपी अपने आप को घायल कर दूसरों को फंसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका था। 20 वर्षीय राजीव कुमार देवेंद्र कुमार के चचेरे भाई मोहन सिंह का बेटा है। देवेंद्र कुमार और मोहन सिंह के घर आगे पीछे थे। अपने चाचा के जेल चले जाने के बाद राजीव अक्सर अपनी चाची के बुलाने पर उसका छोटा मोटा काम कर देता था। राजीव इस वक्त बेरोजगार था। वो सारा दिन काम धंधा ढूंढने के बजाय अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता फिरता था। गलत संगत की वजह से उसमें तमाम तरह की बुराइयां जन्म ले चुकी थीं। वो शराब के साथ साथ गांजा चरस का भी आदी हो गया था। दोस्तों की देखा देखी राजीव ने भी एक मोबाइल खरीद लिया था। काम धंधा न होने के कारण वो हमेशा ही मोबाइल पर चिपका रहता था। मोबाइल में फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ऐसे ऐप हैं जिन्होंने इंसान को निकम्मा बना दिया है। आज हर इंसान इन्हीं ऐप के चलते अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुला हुआ है। गलत संगत में रहने की वजह से वो ऐसा हैवान बन गया कि अपनी चचेरी बहन को ही हवस का शिकार बनाकर उसकी हत्या कर बैठा। इस वारदात को अंजाम देने के बाद वो गांव के लोगों के साथ पब्लिक को भड़काने के साथ साथ मामले को दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश करने लगा था। इस दौरान वो हर विरोध प्रदर्शन में सबसे आगे रहा। उसने किसी को भी ये एहसास नहीं होने दिया कि इस घटना का अपराधी वो स्वयं ही है। इस मामले को तूल पकड़ते ही एसपी निहारिका तोमर, एसपी अभय प्रताप सिंह तथा डीएसपी दीपक सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने इस मामले से जो साक्ष्य जुटाए, उससे पुलिस का शक राजीव पर गहरा गया, जिसके कारण वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया। राजीव को इस मामले में गिरफ्तार करते ही गांव के कुछ लोग उसके बचाव में आ खड़े हुए थे। वे इस बात को बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थे कि एक चचेरा भाई ही अपनी बहन के साथ इतनी घिनौनी हरकत करने के बाद उसकी निर्ममता से हत्या भी कर सकता है। लेकिन बाद में जब इस केस की सच्चाई उनके सामने आई तो उन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए तत्काल आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। मंजू देवी ने राजीव के खिलाफ पुलिस को तहरीर सौंपी।
जिसके आधार पर जसपुर कोतवाली में राजीव कश्यप के खिलाफ बीएनएस की धारा 103(1), 64(1) और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी राजीव कश्यप की निशानदेही पर घटनास्थल व उसके आसपास घर से महत्वपूर्ण साक्ष्य बरामद किए, जिनमें खून से सना धारदार ब्लेड, घटना के समय पहने खून लगे कपड़े और गन्ने के खेत से बरामद अन्य फोरेंसिक साक्ष्य इत्यादि। पुलिस ने मात्र 12 घंटे में ही नाबालिग से दुष्कर्म और जघन्य हत्या का पर्दाफाश कर आरोपी राजीव कश्यप को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया था। ये घटना हमें सिखाती है कि अपराधी हमेशा अजनबी नहीं होते। कई बार वे हमारे अपने रिश्तों के भीतर ही छिपे होते हैं। बच्चों की मासूमियत, भरोसा और चुप्पी उन्हें सबसे ज्यादा असुरक्षित बना देती है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को साझा करने का हमारा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि इस कहानी के माध्यम से समाज को जागरूक करना है। ऐसी घटनाएं हमें सिखाती हैं कि सतर्कता, समझ और समय पर आवाज उठाना कितना जरूरी है। अगर ये संदेश किसी एक को भी सचेत कर पाए, तो यही हमारी सबसे बड़ी सफलता होगी। सही गलत स्पर्श, डर और भरोसे का फर्क समझाना बेहद जरूरी है। परिवार और समाज को अपना है कहकर गलत व्यवहार को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। गलत संगत, नशा और अश्लील कंटेंट इंसान की सोच को विकृत कर देते हैं। पीड़ित के साथ खड़ा होना, समय पर आवाज उठाना और कानून पर भरोसा ही ऐसे जघन्य अपराधों को रोक सकता है। जय हिंद दोस्तों।